हाय व्यूअर्स, इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि ग्रैंडमा का फ्यूनरल करने के बाद जब केओ बिल्कुल सैड बैठी हुई थी तो तियान उसके पास आता है और कहता है कि कल सुबह ही हम ग्रैंडमा की अस्थियां उठाएंगे और उसके बाद तुम मेरे साथ बैंकॉक चलोगी। वो उसे मना करती है, कहती है कि वहाँ एडजस्ट होने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं और इर्द गिर्द सारे लोग मुझे जानते हैं। लेकिन उसका कहना था कि मैंने ग्रैंडमा से वादा किया है तुम्हारी सुरक्षा करने का और यहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं हो, पता है तो तुम्हारा दुश्मन है और वो ये लैंड हासिल करने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। और इसके साथ साथ वो उसे विश्वास दिलाता है कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें 10 मिलियन एडवांस में रेंट देने को तैयार हूँ और इसके साथ साथ और जब यहाँ पर रिजॉर्ट बनेगा तो उस बिजनेस का 5% शेयर भी तुम्हारे पास होगा। ये सुनते ही केओ हैरान रह जाती, इतना ज्यादा पैसा। अब उसे विश्वास होने लगा था कि वाकई तियान बाकी लोगों जैसा नहीं है। अब अगले दिन वो लोग ग्रैंडमा की अस्थियां लेते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी निकलवानी थी। वो गाड़ी उस पर तोप के बंदों ने उस वक्त नजर रखी हुई थी। वो लोग देखते हैं कि ये लोग पुलिस के साथ आए हैं और फिर वहां पर अपनी गाड़ी गड्ढे में से निकलवा कर लेकर निकल जाते हैं। वो सोचते हैं हम भी इनका पीछा करेंगे और जब पुलिस साइड पर हो जाती है तो वो तियान की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं। उन्होंने फायरिंग भी करी थी। अब वो गाड़ी इतनी तेज भाग नहीं सकती थी तो केओ उससे कहती है, वैसे तुम इतने रिच हो, इतनी महंगी तुमने लैंड खरीदी है और गाड़ी इतनी खटारा सी रखी हुई है, तुम कैसे इंसान हो। लेकिन किस्मत उनके साथ थी। अब किसी तरह से वो लोग तौ के बंदों को डॉज करने में कामयाब हो ही जाते हैं और अब वो वहाँ से निकल चुके थे। रास्ते में एक जगह पर वो रुकते हैं और ग्रैंडमा की एशेस को बहा देते हैं। ये सब करते हुए केओ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका रिश्ता ग्रैंडमा से सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्होंने उसे पाला था, बल्कि उनके बीच कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने सारी जिंदगी उसकी केयर करी थी और ऐसे रिश्ते बहुत यूनिक होते हैं। अब उसके बाद तियान केओ को सुपर स्टोर लेकर जाता है, थोड़ी बहुत शॉपिंग कराता है और उसी टाइम पर तियान के घर पर उसकी आंटी जाओ मेड के साथ मिलकर घर की सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि तियान ने बताया था कि आज वो वापस आ रहा है। वो जैसे ही तियान को देखती हैं तो खुश हो जाती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि वो अपने साथ एक लड़की लेकर आया है तो शॉक्ड भी रह जाती हैं। वो उन्हें इंट्रोडक्शन कराता है कि यही वो लड़की है जिसकी लैंड मैंने रेंट आउट करी है अपने बिजनेस के लिए। वो सोचती है कि अच्छा तो ये बैंकॉक विजिट करने के लिए आई है, सैर करने के लिए, लेकिन वो बताता है नहीं, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तियान की मेड काफी नॉटी लगती थी और वो हैरान थी कि लड़की सिर्फ एक बैग पैक उठाकर इस घर में आ गई है। वो उससे पूछती है कि आपका सामान कहाँ शिफ्ट करूँ, अगर तो आप तियान की गर्लफ्रेंड है तो उसी के रूम में रहेंगी और अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा रूम है बाजू वाला। ये सुनते ही कि वो थोड़ी सी शर्माती और बोलती है कि मैं साथ वाले कमरे में ही ठीक हूँ। और उसी टाइम पर आंटी तियान को समझाने लगती है कि देखो ये घर तुम्हारा अकेले का है और यहाँ पर तुम अपने साथ एक लड़की रखोगे। तियान कहता है कि आंटी आप किस ज़माने की बातें कर रही हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हमारे बीच। लेकिन आंटी आगे से मशवरा देती हैं कि अगर फिर भी तुम उसे अपने साथ ठहराना चाहते हो तो अपने फैमिली हाउस चलो, उसी घर में तुम इस लड़की को अपने साथ रख सकते हो वरना नहीं। और तियान आंटी की इस बात पर मान जाता है कि इससे उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन लड़की के कैरेक्टर पर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। अब वो केओ को अपने साथ लेकर डैड वाले घर में आ जाता है। डैड देखते ही बहुत बवाल मचाते कि कहाँ से ये लड़की पकड़ कर ले आए हो, मुझे क्या पता ये कोई कौन आर्टिस्ट है, हमारा घर सारा लूट कर चली जाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन केओ आगे से उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगती है कि ये मेरी लैंड है और हमारे बीच बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तियान यहाँ केओ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है कि डैड अगर आप अलाउ नहीं करते तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तो आगे से डैड मुंह बनाकर कहने लगते हैं मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसे यहाँ रहना अलाउ नहीं करता। मतलब कि डैड के मुंह पर तो ना थी मगर दिल में यस थी। और फिर इतने में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम नार्थ है और नार्थ एक्चुअली तियान की भाभी लगती है और इसके कैरेक्टर से स्टार्ट में ही बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो उसकी मेड सॉम को रोक कर पूछती है कि लड़की कौन है और कहां से आई है। सारी बात उसे पता चल जाती है तो खुद मिलने के लिए उनके कमरे में घुस जाती है। तियान ने केओ को रहने के लिए अपना ही पुराना कमरा दिया था। वो उसे बताता है कि यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और साथ में उसे तसल्ली भी देता है कि मेरे डैड की बातों को दिल पर ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो भी हालात हों। इतने में नार्थ भी ऊपर से आ जाती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारे वाले कमरे में क्यों रह रही है, ये गेस्ट रूम में क्यों नहीं रहती। लेकिन तियान उनकी बात को ज्यादा भाव नहीं देता, बोलता है ये मेरी गेस्ट है, मेरी मर्जी। और केओ भी कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी। वो एक दफा उनको हेलो हाय बोलती है और ये कहकर बाहर निकाल देती है कि हमें अकेले में कुछ बात करनी है।
और इतने में हमें तियान के भाई सित को दिखाते हैं, जो अभी अभी ऑफिस से वापस लौटा था। नार्थ आते ही उसे बातें लगाने लगती है कि तुम्हारा भाई घर में लड़की को लेकर आया है और पता नहीं किस गांव से उठा कर लाया है। सित को उसकी इन बातों में जरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलता है कि मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे रेस्ट करने दो, मेरे पास गॉसिप्स का कोई टाइम नहीं। जबकि उसी टाइम पर मेड सॉम आंटी याओ को यही कह रही थी कि ये लड़की मुझे स्वीट लगती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इजी गोइंग होगी, दिल की भी साफ है। जबकि उसी टाइम पर हमें गांव का सीन दिखाते हैं जहाँ पे प्रायो की फैमिली बहुत परेशान हो रही थी। ना तो ग्रैनी नजर आई थी उस दिन के बाद से और ना ही केओ अपनी किसी जॉब पर पहुंची थी। केओ का एक्चुअली भागते हुए फोन भी गुम हो गया था। अब उसको नया फोन तियान ने दिला तो दिया था, लेकिन उसे किसी का भी नंबर याद नहीं था। इतने में उसे याद आता है कि मैं फेसबुक तो यूज कर सकती हूँ और अपना फेसबुक ऑन करके वो जिस टाइम पर प्रायो को कॉल करती है तो उसी टाइम पर प्रायो की फैमिली पुलिस जा रही थी रिपोर्ट कराने के लिए, लेकिन वो उनको रोक देती है और बताती है कि ग्रैनी की डेथ हो गई है और मैंने उनके सारे रिचुअल्स कर दिए हैं। उनका फ्यूनरल मैंने इसीलिए अकेले अरेंज किया था क्योंकि मैं उनके फ्यूनरल पर कोई भी केओस नहीं चाहती थी। ऐसे उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलती। और मुझे बैंकॉक आना पड़ा क्योंकि ग्रैनी ने तियान को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी और वैसे भी वहाँ पर रहती तो मेरी जान को खतरा था तो की वजह से। अब जब तक रिजॉर्ट वाला इशू सेटल नहीं होता मैं वापस नहीं आ सकूंगी। अब ये सुनने के बाद ग्रैनी की फ्रेंड बहुत रोती हैं। उन्हें अपनी बेस्टी की याद आ रही थी। वो तो उस बेचारी को ना गुड बाय कह सकी थी, ना आखिरी दफा उनकी शक्ल देखी थी। अब रात के टाइम पर सॉम मोबाइल यूज कर रही थी कि इतने में उसके पास केओ आ जाती है और उससे घर की बातें पूछने लगती है। सॉम बहुत ज्यादा गॉसिप्स करने में आगे आगे होती थी। वो उससे पूछती है कि ये नार्थ जो कि तियान की भाभी है, ये कैसी गर्ल है। सॉम ज्यादा तो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसे इतना जरूर हिंट्स दे देती है कि वो कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देती, एक कान से बात सुनती हूँ तो दूसरे से निकाल देती हूँ। उधर डैड अलग परेशान थे। वो आंटी से यही कह रहे थे कि देखो आज तियान घर पर लड़की लेकर आ गया है तो कल को वो लड़की मुझे मुंह फाड़ के कहेगी कि मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, आपके पोते की मम्मा भी बनने वाली हूँ। लेकिन आंटी याओ आगे से समझाती है कि ऐसी कोई बात होती तो तियान उसे अपने घर पर अलग रखता, इस घर में ना लेकर आता। अब नेक्स्ट डे तियान अपने भाई सित के पास जाता है। उसे रिजॉर्ट वाले आइडियाज से रिलेटेड बहुत सारी बातें क्लियर करता है और उसको वहाँ की फोटोज भी दिखाता है। उसे इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। उसे लगता था डैड तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं तो मेरा भाई ही मेरी हेल्प करेगा। वो बोलता है तुम प्रपोजल रेडी करो, मैं कोई ना कोई इन्वेस्टर तुम्हारे लिए तलाश कर लूँगा। और फिर नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह डैड पूरे एक्शन में चलते हुए आते हैं और केओ से बोलते हैं आओ मेरे साथ, गाड़ी रेडी खड़ी है, मैं तुम्हारी लैंड देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। वो कहती है कि मुझे एक दफा तियान को तो बताने दे, लेकिन डैड कहते हैं जिन पैसों से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसके नहीं, वो मेरे थे, इसलिए चलो तुम मेरे साथ चुपचाप। जबकि उधर प्रायो के डैड सुबह ही सुबह गायब हुए थे। वो तो से बदला लेना चाहते थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर की आत्मा छुपी हुई थी और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो राउडी राठौर की तरह से तो से लड़ने के लिए चले जाते थे। और कुछ ऐसे गैंगस्टर्स थे जो कि तो के अपोजिट पोल से थे, उनकी उनसे दोस्ती थी, वो हेल्प के लिए उनको भी साथ बुला लेते थे। आज भी उसने ऐसा ही किया था। उधर तियान को जैसे ही पता चलता है कि केओ घर पर नहीं है वो उसे कॉल करता है और आगे से डैड फोन पकड़ के कहते हैं कि हम दोनों लैंड देखने जा रहे हैं और तुमसे इस बात का कोई मतलब नहीं, इसलिए बार बार कॉल्स मत करना। अब तियान के पास उसकी भाभी नार्थ आती है और उससे कहने लगती है कि देखो 4 दिन हुए थे उस लड़की ने तुम्हें जाना था, तुम्हारे साथ चल पड़ी है, कल को यहाँ बैंकॉक में रहेगी, पता नहीं कितने आदमी मिलेंगे, किस किस के साथ हो जाती रहेगी तुम्हारी तरह से। लेकिन आगे से तियान भी उनको चुप करा देता है, कहता है कि भाभी आप हर किसी को अपनी तरह का ना समझा करें। अब अगर नार्थ समझने वाली होती तो ये बात उसके मुँह पर एक थप्पड़ से कम नहीं थी। और फिर उसी टाइम पर हम एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम मैडम रासी था। उसके अपने ही दर्शन थे, बड़ी पर्सनैलिटी थी और वो एक बिजनेस वूमन थी। उसके पास एक ऑफर आई थी, कोई लैंड थी जो कि मिस्टर थेप उससे खरीदना चाहता था। वो जैसे ही उसका नाम सुनती है तो कहती है कि जितनी भी कीमत वो देता है उसे फौरन ये लैंड बेच दो। उधर केओ को बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंची थी उसे डर था कि कहीं तो के आदमी इधर उधर ना हो या मुझे कोई देख ना ले। अगर यहाँ कोई केओस हुआ, लड़ाई हुई और अगर अंकल ने देख ली तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। वो बहुत रोकती है, लेकिन अंकल को लैंड इतनी पसंद आई थी कि वो बाहर निकलकर उसकी फोटोज लेने लगते हैं। उधर तियान अलग परेशान था कि पता नहीं तो उन पर हमला ना कर दे मेरे डैड और साथ साथ केओ दोनों सेफली वापस आ जाएं। जबकि उधर हमें प्रायो के डैड को दिखाते हैं, वो अपना शौक पूरा करके तो से बहुत सारी फाइट करके अब वापस आ चुके थे। वो आते ही अपनी मॉम को यही बताते हैं कि इतनी सारी मार खाने के बाद तो ने बताया है कि ग्रैनी को उसने नहीं मारा था। हाँ, उनकी लड़ाई जरूर हुई थी लेकिन वो अपनी नेचुरल डेथ मरी है।
और उसी टाइम पर हमें रस्सी को दिखाते हैं। उसने तियान के घर के बाहर नजर रखी हुई थी और जब उनके डैड की गाड़ी घर वापस आती है तो वो बाहर उनको देख रही थी। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।